नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी दोस्तों? तो आप सभी का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए एक और शानदार क्लास लेकर आए हैं और चलिए चलते हैं आज की क्लास पर और देखते हैं कि क्या है आज की क्लास। सबसे पहले आज के प्रश्नों की श्रृंखला कुछ अच्छे से मैंने खींची है और बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे जो कि आपको हर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, लेकिन स्पेशल जो है वो रहने वाली है आपकी एसएससी जीडी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? अमूमन विद्यार्थियों को पता हुआ है और इसकी जानकारी भी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ था। तो आपको बता दूं कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975। ये भारत में ही हुआ था और भारत के नागपुर में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? नागपुर में हुआ था। तो यहां पर जो सबसे सही और सटीक उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प ए, सॉरी विकल्प बी, याद रखना नागपुर। ठीक है, तो यहां पर विकल्प हम लगाते हैं ऑप्शन बी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो पहले ही प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ विकल्प बी। आइए चलते हैं एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है, जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? मान के चलिएगा, अंतिम वर्ण का मतलब होता है 4 वर्ण है हमारे यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जिसका जन्म जो है वो अंतिम वर्ण में हुआ होगा उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अंत्यज। क्या कहते हैं? अंत में जन्मा है तो अंत्यज कहेंगे, ध्यान रखना। तो इसलिए विकल्प सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तो यहां हम विकल्प सी लगाते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से तीसरा प्रश्न आप हल कर पाते हो। तो तीसरा प्रश्न भी ये रहा और यहाँ पर प्रश्न बहुत ही अच्छा है और हम लोगों ने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न। जैसे विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों हमने अभी भी पढ़ा है कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी का ही दिन था जिस दिन हमारा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। ठीक है, तो इसीलिए 10 जनवरी से हम क्या मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। तो यहां पर जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए। तो यहां हम तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर लगाएंगे वह भी क्या लगाएंगे? विकल्प ए लगाएंगे। तो क्लियर है यहां तक सभी को? आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर और देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है। वहीं अगर 14 सितंबर आपको मिलता है तो 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। केवल हिंदी दिवस लिखा हो या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस लिखा हो, ठीक है, या लिखा हो फिर राष्ट्रीय हिंदी और दिवस। ठीक है, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए 14 नवंबर को बाल दिवस सब जानते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपको सावधानी से पढ़ना है, वर्णमाला से संबंधित है। आपके सामने लिखा हुआ है जो छा है वो कैसी ध्वनि है, और हम सब जानते हैं कि ये ध्वनि जो है वो कैसी है, इसे हम कहते हैं संयुक्त। क्या कहते हैं इसे? हम संयुक्त ध्वनि या संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं, और इसीलिए यहाँ पर विकल्प जो है वो आपको चुनना पड़ेगा सी। ठीक है, तो यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। मूलतः है संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण जो है वो 4 होते हैं, ध्यान रखना। और वे 4 कौन कौन से होते हैं? तो वे होते हैं छ, त्र, ज्या और श्रा। ये हैं वे 4 वर्ण जो कहलाते हैं साथियों संयुक्त। ठीक है, इसका निर्माण होता है का और सा के मेल से, इसका निर्माण होता है ता और रा के मेल से, इसका निर्माण होता है जा और या के मेल से, और इसका निर्माण होता है शा और रा के मेल से। ठीक है, तो इनसे संबंधित ये विकल्प है दोस्तों, यह भी हमें ध्यान रखना है। नहीं होगा, नहीं उधर ही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा एक बार, पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनियों में आती है? तो याद रखना है बच्चे, प्रयत्न के आधार पर जो ला है वो एक पार्श्विक ध्वनि है। इसका मतलब इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन सी होगा। इसे हम पार्श्विक भी कहते हैं ला को। इसके अलावा हम इसको जो है वो ला के लिए हम शब्द आता है संघर्षशील ध्वनि भी है। ये संघर्षशील ध्वनि भी है, या इसको हम प्रयत्नशील भी कहते हैं, प्रयत्नशील भी कहते हैं।
चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये रहा साथियों छठवां प्रश्न, और छठवें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं एक बार। निम्न में से किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? अच्छा, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती है? तो जो टा परिवार है, जो टा परिवार है वो पूरा का पूरा मूर्धन्य होता है। इसके अलावा ये वाला सा, ये रा और एक री, ये तीन वर्ण और हैं, वह भी मूर्धन्य होते हैं। टा परिवार के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? टा खुद आ जाता है, टा ठा, डा, ढा और अना, ठीक है। पांच लोग आते हैं इस परिवार के अंदर, और इसके अलावा यह तीन वर्ण भी, यानी यह तीन ध्वनियां भी मूर्धन्य है। इसके अलावा और कोई मूर्धन्य वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं है। क्या हो सकता है? क्या खा हो सकता है? क्या पा हो सकता है? क्या टा है क्या इस परिवार में? बिल्कुल, टा तो परिवार का मुखिया है। तो ये विकल्प जो है वो जाता है दोस्तों डी को, यानी छठवें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों विकल्प डी। यहां तक क्लियर है? इसको बंद कर दूं एक बार गेट को। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न पर, देखते हैं कि सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको चुनना है, यानी इनमें से चार जो ऑप्शन है इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी ये आपको बताना है। विकल्प लिखे। प्राकथन कैसे लिखा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि मूलतः प्राकथन जो लिखा जाता है वो बड़े आ के साथ ही होता है। तो मूलतः शब्द जो है वो प्राकधन कथन होता है, जिससे बनता है शब्द प्राकथन। इसका मतलब है कि यहाँ सही उत्तर जो होगा वो विकल्प ए के रूप में ही आपको चुनना होगा। तो यहाँ हम चुनते हैं विकल्प ए, ठीक है, ध्यान रखना। अरे क्या कर रहे हो, ये बंद, गेट को बंद रहने दो ना। आइए चलते हैं, देखते हैं कि आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न पर, और ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हिमालय की उतुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, यहां आपको बताना है उतुंग कैसे लिखा जाता है। तो याद रखना है मूलतः जो उतुंग है वो लिखा तो ऐसे ही जाता है, लेकिन दो ता आते हैं, एक आधा और एक पूरा। ऐसा कोई शब्द लिखा है जिसमें आधा और एक पूरा ता हो? तो बिल्कुल। विकल्प अगर आप सी को देखते हैं तो ये पाते हैं, विकल्प सी को अगर आप देखते हैं तो ये पाते हैं कि उतंक किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो उतंग की वर्तनी क्या होती है? बहुत सारे शब्द हैं जिनकी वर्तनी आपको याद होनी चाहिए, जैसे नूपुर कैसे लिखते हैं? तो शुद्ध वर्तनी नूपुर की ऐसे होती है, ध्यान रखना है। चिन्ह कैसे लिखते हैं? तो चिन्ह की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ऐसे होती है, या फिर आप इसको आधे हाखे साथ और ना लगाकर लिख सकते हैं। ये दो ही विकल्प हैं जो चिन्ह को शुद्ध बनाते हैं, यह भी आप ध्यान पूर्वक समझें। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे एक और प्रश्न पर, और ये रहा हमारा नौवां प्रश्न दोस्तों। लिखा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, आपको यहां पर बतानी है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। जैसे निरोग में आपको बता दूं सही करके, तो निरोग ऐसे लिखा जाता है। राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है, शब्द ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कोमलांगी नहीं होता, कोमलांगी होता है, तो कोमलांगी रख देंगे हम लोग। अब हमारे पास जो बचा है शब्द अक्षोहिणी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अक्षोहिणी ऐसे लिखा जाता है, यानी यहां पर भी विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। विकल्प डी को चुनना है। अब हमारे पास अगले प्रश्न की ओर चलने का एक और ऑप्शन मिल गया, और ये रहा वो ऑप्शन। अब आपको संधियों में पहचानना है कि स्वागत में संधि कौन सी है, स्वागतम में संधि कौन सी होती है। तो ध्यान रखना मूलतः शब्द होता है शूधन आगत, और यहां पर ऊ की मात्रा का निर्माण हुआ, ऊ की मात्रा से हुआ वा का निर्माण, उस पर बड़ा आ लगा गा और ता, और इधर आधा स्वा। स्वागतम में आप यहां पर साथियों यण स्वर संधि का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर विकल्प हो जाएगा। हालांकि इसमें दीर्घ स्वर संधि भी आती है क्योंकि मूलतः, लेकिन वो संधि नहीं होती। एक स्वा जो है वो उपसर्ग होता है हिंदी का, तो स्वधन आगत शब्द से भी बन सकता है स्वागत, ध्यान रखना। इससे भी क्या बन जाता है, इससे भी अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसमें भी संधि हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये संधि नहीं हुई, यहाँ पर ये क्या लग गया, उपसर्ग। एक उपसर्ग या अव्यय पद मानते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, तो वो लगने से बनता है, लेकिन आप संधि में पूछोगे तो फिर इसमें संधि जो है वो हम यण स्वर संधि पढ़ते हैं। एक संधि और है, निरुत्तर में संधि कौन सी होगी? तो मूलतः शब्द होता है नेह धन उत्तर, और जब ऐसा हो कि विसर्ग के पहले ई की मात्रा हो तो विसर्ग रा में बदलता है, तो नी वैसा का वैसा ही, जैसे ही रा आया इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे, और उत्तर। इस प्रकार का विकल्प अगर मिलता है और विसर्ग के स्थान पर अगर रा हो रहा है
तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी। और निरुत्तर देखो ऐसे ही लिखा हुआ है और मैंने लिखा है वैसे ही लिखा हुआ है, यानी तमाम जो चीजें हैं वो मिसमैच नहीं होती, हमारे सामने रहती हैं, तभी हम इनको कंप्लीट करते हैं साथी। आइए अब चलते हैं हम हमारे 11वीं के बाद 12वें प्रश्न पर, और ये रहा साथियों हम आपका 12वां प्रश्न। एक बड़ा ही अच्छा संधि शब्द पूछा है, आपसे पूछा है कि उत्धनहार, क्या पूछा है बच्चे, उत्धनहार में संधि आपको बतानी है क्या होगी। आपको बता दूं कि जब भी ता के बाद अगर आपको हा मिलता है तो ये दोनों मिलकर ऐसे धा बन जाते हैं, ठीक है। तो बस ऊ वैसा का वैसा, ता और हा दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, धा बन जाएंगे। बचा क्या था, रा, रा लिख दो, ये बन गया। संधि कौन सी है, ता के साथ हलंत लगा है, इसका मतलब है कि जरूर 100% व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन संधि मिल गई, इस वाक्य में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। आपको जो पढ़ना हो ना तो आप एकदम फ्री माइंड से पढ़िए, फिर देखो क्या आनंद आता है। और उद्धार कहाँ लिखा है, आप कहोगे कि भैया विकल्प बी में लिखा है, सॉरी डी में लिखा है, तो यहाँ विकल्प डी को भी हमने चुन लिया, ये हमारा आंसर था। बोलो क्लियर है सबको। आइए चलते हैं फिर एक और प्रश्न पर, 13वां प्रश्न देख लीजिएगा। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न, इसमें देखते हैं कि उत्तर क्या होगा। 13वां प्रश्न लिखा हुआ है कि किस शब्द में प्रत्यय जो है वो प्रयुक्त नहीं हुआ है, प्राचीन, समीचीन, कुलीन और विलीन। ध्यान रखना, तो यहां पर प्राचीन, प्राचीधन इनमें लगा हुआ है प्रत्यय, समचीन में लगा हुआ है, और किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, समीचीन में लगा है, प्राचीन में लगा है। देखो कुलीन शब्द जो है में भी लगा हुआ है, कुलीन में भी लगा हुआ है, प्राचीन में नहीं। इसमें जो है वो मूलतः शब्द प्राची होता है, और प्राची का मतलब होता है पूर्व, और प्राची वर्ड में लगा हुआ है ना, ठीक है, एक चीज। और इसके अलावा समचीन प्रत्यय यानी प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसमें तो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, समचीन लिखा हुआ है, विलीन, कुलीन में भी हुआ है, इसमें नहीं हुआ है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर प्राचीन में तो हुआ है, प्राचीधन इन। प्रश्न क्या लिखा है कि इसमें से किसमें प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसमें हुआ है प्रत्यय, और इसमें उपसर्ग प्रयोग हुआ है, इसमें कुल में इन प्रत्यय लगा है, विलीन और समचीन। तो याद रखना है यहाँ पर केवल जो ये शब्द है समीचीन, ठीक है, तो यहाँ पर जरूर साथियों याद रखना सम उपसर्ग लगता है, समधन, ठीक है, ई लगा हुआ है और चीन। तो यहाँ पर विकल्प आपको बी चुनना पड़ेगा, बाकी के बाकी जो विकल्प है उनमें सब में प्रत्यय लगा है, इसमें इन लगा है, इसमें लीन, कुल में इन लगा है और इसमें भी इन लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों आंसर हो जाएगा समीच, समीचा नहीं, समीचा धन इन, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा बी, केवल इसमें उपसर्ग लगा है, बाकी सब में प्रत्यय लगे हुए। इनमें से एक प्रत्यय लगने से बने शब्द इनमें से कौन सा पद सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, दैविक सही लिखा है, देव, देव शब्द होता है और देव में एक लगाने से बनता है दैविक, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सामाजिक सही लिखा हुआ है, समाज धन एक से सामाजिक बना है। लेकिन पक्षिक सही नहीं लिखा है, क्योंकि पक्षिक शब्द जो है वो बनकर आता है पक्ष धन एक से, और पक्ष धन एक शब्द अगर लगा हो तो शब्द बनता है पाक्षिक। तो यहाँ पर जो है वो दीर्घ पा आना चाहिए था, तो यहाँ पर जो मूलतः वर्ण होगा वो होगा पाक्षिक, जो कि नहीं था, इसलिए इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा दोस्तों। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, धुंधला शब्द में निम्न में से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो ला प्रत्यय लगा है, धुंध माने होता है कोहरा, और धुंधला माने जो चीज दिखाई ना दे, तो यहाँ पर ला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो सी आंसर इसका भी हो जाएगा। तो कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, ला। अब हमारे सामने जो है वो 16वां प्रश्न है दोस्तों, और क्या कह रहा है 16वां प्रश्न, उसको भी पढ़ के देख लीजिएगा। स्वागत में निम्न में से कौन सा उपसर्ग लगा है, तो ध्यान रखना स्वागत में उपसर्ग पूछा है ना, तो सुबंत आंसर लगा देना, सु लगा हुआ है, राइट खत्म, ठीक है। हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिएगा एक बार, 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
अवश्य शब्द तो पूरा ही है, अवश्य इसमें तो नहीं हुआ है। अवलोकन में अवधनलोकन इसमें हुआ है, अब अकेला लिखा है, अवधि लिखा है, नहीं। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ये इसमें सही लगा हुआ है। तो बाकी का अब उपसर्ग का प्रयोग सही से कहाँ हुआ है, तो अवलोकन में हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो विकल्प के तौर पर हमको बी चुनना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। नवरत्न शब्द में आपसे समास पूछा है कि नवरत्न शब्द में समास कौन सा होता है साथी। तो यहाँ हम देखें, नवरत्न का विग्रह करिए तो नौ रत्नों का समूह। ठीक है, नौ रत्नों का समूह क्या कहलाता है। तो याद रखना, जिस समास का पहला पद क्या हो साथी, अगर संख्यावाचक विशेषण होता है वहां होता है द्विगु समास। कौन सा समास होता है, द्विगु समास। तो यहाँ नवरत्न में भी द्विगु समास होगा, और द्विगु समास कहाँ लिखा है, तो विकल्प ए में ही लिखा हुआ है द्विगु समास। तो यहाँ 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक सभी को। आइए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, यानी 19वें प्रश्न पर। और ये रहा दोस्तों हमारे पास 19वां प्रश्न। प्रश्न लिखा हुआ है कि चंद्रशेखर शब्द में निम्न में से कौन सा समास प्रयुक्त हुआ। चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा है जिसके शिखर पर, शिखर माने होता है ऊपर, टॉप, और चंद्र माने होता है चंद्रमा। किसके मस्तिष्क पर चंद्रमा है, किसके शिखर पर चंद्रमा है, हम सब जानते हैं देवाधिदेव महादेव के सिर पर क्या है, चंद्रमा भी है। इसीलिए इनको इंदुशेखर, विधुशेखर, चंद्रशेखर, आशुतोष आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता चल गया कि चंद्रशेखर का मतलब होता है शिव। इसका मतलब है यहाँ पर जब भी किसी देवता का पर्यायवाची हो तो वहां पर आप लोगों को क्या लगाना है दोस्तों, बहुब्रीहि समास का प्रयोग करना है। जीवन में अगर आपको संघर्ष सीखना है, अपने इतिहास से सीखो। इतिहास में लोगों ने जो जीवन में संघर्ष किया है, पहाड़ बना दिए, महल बना के खड़े कर दिए। आज जब हम उन इमारतों को देखते हैं तो सोचते हैं कि बिना आधुनिकीकरण के, बिना किसी, आजकल तो जेसीबी चल पड़ी हैं, आजकल तो हाइड्रा मशीन चल पड़ी हैं, लोग अब तो पता नहीं क्या क्या उपयोग करते हैं साधनों का, लेकिन बिना साधनों की इतनी सुंदर इमारतें, इतने सुंदर डिजाइन बना दिए, और उनकी जो उम्र है वो लाखों साल की। जैसे आज के जो कंस्ट्रक्शन है उनकी उम्र मुश्किल से 60-70 साल, लेकिन पहले के जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनकी उम्र थी 1000 साल से 2000 साल। और अगर 2000 साल तक भी अगर आप उसकी मरम्मत कराते हैं और उसमें रहते हैं तो फिर वो शायद लाइफ टाइम। सोचने वाली बात है, क्योंकि पत्थरों की कोई मियाद नहीं। तो हमारे इतिहास में अगर हम अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं, महाभारत से, रामचरितमानस से, गीता से, जिंदगी में जितना सीख सकते उतना कम है। इतना सीखने के लिए, राजनीति सीखने के लिए, 4 नीतियां सीखने के लिए, काम, साम, दाम, दंड, भेद, इन नीतियों को सीखना पड़ता है। लेकिन याद रखना, ये नीतियां तब जरूरी है जब आपको लगता है कि जीवन में इनकी अति आवश्यकता है। जब आपको लगता है कि आपके परिवार पर संकट है, आपके समाज पर संकट है, आप पर संकट है, लगता है कि यह व्यवस्था है, तो आपको साम दाम दंड भेद हरी नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। ये जीवन का कटु सत्य है। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी में दो बड़ी अच्छी सी चीज लिखते हैं कि जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होना होता है ना, तो उसका पहले विवेक खत्म हो जाता है, यानी अच्छे और बुरे सोचने। रामधारी सिंह का रश्मि रथी के पाठ में लिखते हैं कि विघ्नों बाधाओं को चूम चूम, वन धूप धाम में घूम घूम, ठीक है, पांडव आए कुछ नौट निकर, बन से सहज असास, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। जब पांडव, सोचो, इतने वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास त्याग कर जब आए होंगे, 12 वर्ष सोचो जंगलों में रहना और अज्ञातवास खत्म करना, पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे कुछ बन साहस, साहस से लौटते हैं। साहस का मतलब होता है साहसी बनकर। जब व्यक्ति को जब बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलती ना, सुविधाओं की, तो फिर जीवन में सब निकल कर आते हैं। तब जीवन में कहा जाता है कि हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता, कभी ना कभी अच्छा वक्त आता है, और वो आपका भी आए। इसलिए कहते हैं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए,
पांडवों का संदेशा लाया। जब वो आए तो उन्होंने संदेशा पहुंचाया कि भैया हमारे हिस्से का पांडवों का संदेशा लाया। तो न्याय यदि तो बाधा दो, इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो अगर आप न्याय करना चाहते हो तो आधे हिस्से करो, दो भाई हैं। तो न्याय यदि तो आधा दो, इसमें भी यदि कोई बाधा हो, दे दो केवल 5 गांव, रखो सारी भूमि तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असना उठाएंगे। दुर्योधन मतवाला वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य है साधने चला। जिसको असाध्य है, जिसको कोई साध नहीं सकता, उसे साधने चला। आहा, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य है उसे साधने चला। तब ये बात आता है कि जब नाश मनुष्य का छात्र, जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। आइए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये रहा दोस्तों 20वां प्रश्न। यथारुचि शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो यहाँ पर पहला ही शब्द आपको दिख रहा होगा यथा। ये एक उपसर्ग की भांति आने वाला अव्यय पद है। क्या है ये? अव्यय। और जहां अव्यय होता है वहां पर समास कौन सा होगा? तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक बताने की जरूरत है। अव्यय शब्द जहां आते हैं वहां अव्ययभाव समास होते हैं, ये तो स्वाभाविक है, इसको तो आप पहचान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 21वां प्रश्न, लिखा हुआ है इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण में मैंने क्या बताया था, किसी देवी देवताओं का पर्यायवाची होगा, महापुरुष में नहीं होगा, रुपया में नहीं होगा। लेकिन एक देवता का पर्यायवाची यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। तो यहाँ पर ये गणेश जी का पर्यायवाची है और इसीलिए साथियों इसमें बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार से आपको विकल्प चुनना पड़ेंगे। जैसे एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न लिखा है मक्खन शब्द का तत्सम, मक्खन को संस्कृत में क्या कहते थे? भाई तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत। और मक्खन को जो संस्कृत में कहते हैं वो कहते थे मृक्षण, मृक्षण ऐसे वाला। और ऐसा विकल्प अगर कहीं दिख रहा है तो वही आपका आंसर है, तो विकल्प डी सही आंसर हो जाए। आइए चलते हैं एक और प्रश्न पर, देखते हैं 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत का है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले करोड़ लिखा है, तो करोड़ तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जगह तो संस्कृत में कोटि आता था। तेल की जगह तेल आता था। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है? करोड़ नहीं है, तेल नहीं है, तेल ऐसे लिखा जाता था। दिन भी नहीं है, क्योंकि दिन की जगह शब्द आता था दिवस या दिवस। यहाँ पर पिपल है, लेकिन पीपल शब्द पिपल की तरह लिखा जाता है, इसलिए सी विकल्प यहाँ पर ठीक है, बाकी का कोई भी नहीं है। अखरोट की जगह संस्कृत में जो शब्द आता है वो आता है अक्षोट। ये मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एसएससी जीडी में ये आ भी चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और विकल्प लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन बी याद रखें। अक्षवाट माने अक्षवाट अगर लिखा हो इसका मतलब होता है अखाड़ा, जहां पर जो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना उस स्थान को अक्षवाट कहते हैं। और अखरोट जो है उसके लिए संस्कृत में शब्द आता है अक्षोट। वकील शब्द किस भाषा का है? तो मैं काफी बार आपको पढ़ा चुका हूं, ये प्रश्न काफी बार आ चुका है। तो वकील शब्द जो है वो आपका अरबी भाषा का है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग आगे से। और यहाँ जो विकल्प के रूप में है वो ऑप्शन चुनेंगे बी। आइए हम एक और प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, स्वतंत्र सत्ता तो धारण नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं साथियों? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो विकल्प यहाँ पर चुनेंगे आप लोग ऑप्शन ए। हम चलते हैं 27वें प्रश्न पर। रतिपति कैसा शब्द है आपको बताना है। तो याद रखना ये किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची है कामदेव का। और अगर ये कामदेव का पर्यायवाची यानी दोनों पद मिलकर अगर किसी तीसरे पद की प्रशंसा करते हैं तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। और अगर यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो रहा है साथी, तो समझ लेना कि प्रत्येक बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है वो किसके अंदर आता है? योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। इसीलिए यहाँ पर हम विकल्प सी चुनेंगे बंधु। तो हमने यहां चुना विकल्प सी को, यही हमारा सही उत्तर होगा। आइए बंधु चलते हैं हम हमारे 28वें प्रश्न पर और देखते हैं कि क्या है प्रश्न। ये रहा 28वां प्रश्न। प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जैसे स्वयं, ये नहीं है, हम है, वह है, तुम है। कौन सा नहीं है? स्वयं नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
जो नहीं है वही हमारा उत्तर है, जो नहीं है वही हमारा उत्तर है, यानी विकल्प ए चुनना पड़ेगा, यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां, निम्न में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं? यह वह है, इनसे उनसे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा, इसे उसे वे कहां जो कहां पर भी नहीं है, इसे उसे यह वह है, ये है वो विकल्प। ये सारे के सारे जो सर्वनाम है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे साथियों? ये वाले जो सर्वनाम लिखे हैं ना, ये आ जाते हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो याद रखना है किसके अंतर्गत आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएंगे। 29वें प्रश्न का जो विकल्प होगा दोस्तों वो सी सही होगा। आइए अब हमारे पास है 30वां प्रश्न। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चे? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 भेद? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा और फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार टोटल हो गए 5 भेद। पढ़ लीजिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। 31वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं जो, सो। तो यहां पर आपको साफ साफ एक विकल्प दिख रहा होगा, ऑप्शन ए, यही आपका उत्तर है। कुछ किस में आता है? कुछ निश्चय अनिश्चय में आता है। आपका जो है वो पुरुषवाचक में आता है और कौन जो है वो प्रश्नवाचक में आता है। तो मैं सबके लिख देता हूं, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, सबके लिख देता हूं। आइए 32वां प्रश्न है, मानव शब्द का विशेषण बताना है। तो मानव शब्द का विशेषण होता है मानवीय। ठीक है, ये विशेषण मानवीय व्यवस्थाएं, मानवीय अवलोकन, मानवीय संदेश, मानवीय, है ना, विचार, तो वो मानवीय शब्द हो जाता है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में आधा लीटर क्या है? तो ध्यान रखना आधा लीटर जो है वो आप सब जानते हो कि परिमाण है, क्योंकि कोई भी चीज जब माप तोल कर मिलती है तो वो परिमाण विशेषण होता है। लेकिन आधा लीटर तो फिक्स है 500 ml, तो इसका मतलब है कि ये निश्चय है, अनिश्चय नहीं है, ये निश्चय है। तो निश्चय परिमाणवाचक, परिमाणवाचक कहां लिखा है? आप कहोगे ऑप्शन ए में ही लिखा है, तो यहां पर मैं परिमाण लिख दूंगा ऑप्शन ए। और इसमें अगर डीपली भी पूछा होता कि कौन सा परिमाणवाचक, तो बता देता कि निश्चय परिमाणवाचक है। 34वां प्रश्न देखेंगे, आइए पढ़ लेते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग होता है? पुल्लिंग होता है चील, तोता, कुत्ता और घोड़ा। तो ध्यान रखना सदैव पुल्लिंग होता है, तो कुत्ता का तो कुतिया, घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, चील का होता नहीं है, तोता का तूतनी होता नहीं है। तो यहाँ सदैव पुल्लिंग तो तोता होता है और सदैव स्त्रीलिंग चील होता है। अगर सदैव स्त्रीलिंग शब्द में आता है, इसका स्त्रीलिंग, इसका लिंग पुल्लिंग नहीं होता, ठीक है, सदैव स्त्रीलिंग और ये सदैव पुल्लिंग। ये शब्द जो है वो सदैव किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। ठीक है, और इनके बन जाते हैं, जैसे कुत्ता है तो यहाँ पर कुतिया शब्द का प्रयोग होता है, घोड़ा है तो घोड़ी शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विकल्प बी एकदम सही उत्तर होगा। 35वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है? तार। ठीक है, ये प्रयोग में अगर देखो छोटा तार है, ठीक है, तब भी तार, और अगर कोई कहे कि छोटी तार है तो तब भी तार। ये जो वायर वर्ड होता है ना, तार, ये सब चल जाता है। तो विकल्प सी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सेम में बोला जाता है, एक जैसा ही। कौन सा शब्द जानवी का पर्यायवाची है? तो जाह्नवी जो है वो बोलते हैं गंगा को। भाई गंगा का पर्यायवाची है जाह्नवी। गंगा का अगर कोई पर्यायवाची नहीं है तो गंगा को और क्या क्या बोलते हैं? तो गंगा को बोलते हैं मंदाकिनी, गंगा को बोलते हैं अलकनंदा, नंदा। ठीक है, गंगा को बोलते हैं भागीरथी, गंगा को बोलते हैं सुर सरिता, गंगा को बोलते हैं देव नदी। समझ रहे हो? तो यहां पर देखो नलिनी नहीं है, कुमुदनी नहीं है, रश्मि नहीं है, लेकिन विकल्प मिल गया मंदाकिनी, यही गंगा का पर्यायवाची है। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 36वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी।
37वां प्रश्न देख लीजिएगा एक बार, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है? रंग तो भौरे का होता है, तो ये तो होगा नहीं। भूप राजा को बोलते हैं, प्रभंजन हवा को बोलते हैं, हिमांशु चंद्रमा को बोलते हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हिमांशु। ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे विकल्प डी। क्लियर है यहां तक सभी को? आज कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि क्लास जो है ये रिकॉर्डेड जाएगी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। तो एंड फाइनली मैं इसीलिए आपको जो क्लास है ये आपको प्रीमियर पे मिलेगी। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्लास में मैंने सारी चीजें डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, बस केवल आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आपको तो समय की बचत भी हो रही होगी, क्योंकि कमेंट पढ़ने में भी मुझे लगता है 5 से 6 मिनट तो जाते होंगे। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? अंशुमाली है, ध्यान रखना, बाकी का ये नहीं है, माधव कृष्ण का होता है। तो यहाँ पर विकल्प जो है वो आपको ऑप्शन ए के रूप में मिलेगा। देखते जाइए, आप भी लगाते जाइए। अब चलते एक और प्रश्न पर, देखते हैं 39वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा अथ का विलोम है? याद रखना, अथ का मतलब होता है शुरू, तो इति शब्द होता है इसका। और इति कहां लिखा है? आप कहोगे अथ का इत, ऑप्शन बी देख लेना, विकल्प बी जो है वो आपका एक सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं एक और प्रश्न पर, देखते हैं निम्न में से कौन सा स्मरण का विलोम है। अब स्मरण का विलोम उल्टा जो होता है वो विस्मरण होता है, ध्यान रखना। विस्मरण माने होता है किसी को भूल जाना, स्मरण माने याद करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो विस्मरण लगाइएगा, सबसे उचित जो विकल्प होगा वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों। यानी यहाँ 40वां प्रश्न जो है इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन सी। क्लियर है? आइए 41वां प्रश्न पढ़ के देखिए एक बार, क्या लिखा हुआ है। अनुरुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? अनुरुक्त का निरुक्त, आरक्त और आसक्त और विरक्त, तो याद रखना अनुरुक्त का होगा विरक्त। ठीक है, विरक्त। अनुरुक्त का मतलब होता है जो किसी के साथ में जिससे जुड़ा हो, जुड़ाव, लगाव। और विरक्त का मतलब होता है जो सबसे निकल जाए, दूर हो जाए। तो विकल्प लगा देना डी। 42वां प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा उद्धत का विलोम है? तो उद्धत का मतलब ही होता है जो थोड़ा सा कैसा हो, कष्टकारी हो। ठीक है, जो ज्यादा एटीट्यूड वाला हो, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सौम्य। जो गुस्सेल हो, थोड़ा सा उद्दत हो, उद्दंड हो, तो उसका क्या होगा? विनीत भी होता है उद्दत का। तो उद्दत का कभी अगर विनीत मिल जाए तो विनीत लगाना, नहीं तो विनीत का पर्यायवाची लिखा हुआ है सौम्य, तो सौम्य लगा देना। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? मुझे पता है इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो फटाफट से इसका आंसर जरूर कमेंट में करिए, और मैं साथ में रहूंगा कमेंट चैट में, याद रखना, वहीं अप्रिशिएट करता रहूंगा साथ साथ में। सरस्वती है, समाचार दर्पण है, उदंत मार्तंड है, तो बिल्कुल उदंत मार्तंड है। अब बात इतनी है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो ध्यान रखना, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था शायद उस दिन 30 मई थी, शायद 30 मई 1826 का दिन था। ठीक है, और इसके संपादक का नाम और याद रख लेना, हालांकि तुमको पता है, सबको मैं जानता हूं, जुगल किशोर, जुगल किशोर शुक्ल। और ये जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था कहां से? तो ये जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था कोलकाता से। ठीक है, कोलकाता से हुआ था, याद रखना। हिंदी का पहला, और ये साप्ताहिक था। साप्ताहिक समाचार वह होते हैं जो सप्ते में एक बार निकलते हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञान पुरस्कार जो प्राप्त हुआ वो उसकी किस रचना के लिए हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर को हुआ था उर्वशी के लिए। किसके लिए मिला था उन्हें? ये अपनी जो रचना थी उर्वशी, इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। जबकि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंद पंत को 1968 में, और वो भी उनकी रचना चिदंबरा के लिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो 45वें नंबर पर है। जब मैंने अपना MPSI का जब एग्जाम दिया था सबसे पहला, उसमें पहले ही वर्ड पर हिंदी में यही प्रश्न था, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और पूछा गया था कि यह कथन किसका है? राजशेखर, विश्वनाथ, श्रीहर्ष और भाष। तो याद रखना, इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प ए। आचार्य विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कहा।
तो आई होप आपने ये सारे के सारे प्रश्न बहुत मजे से किए होंगे। आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का दोस्तों, निम्न में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? हम सब जानते हैं क्रोध कहाँ होता है, विभत्स में नहीं, विभत्स रस में तो क्या होती है, जुगुप्सा घृणा होती है, तो यहाँ तो घृणा होगी, ये तो घृणा हो गई। भयानक रस में भय होता है, डर होता है, रौद्र रस में क्रोध होता है, तो यही हमारा आंसर था। वीर रस में उत्साह होता है, तो इसमें उत्साह भाव होता है, तो यहां विकल्प के तौर पर आपको चुनना था विकल्प सी। तो यहां पर विकल्प सी सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। और फाइनली चलिए, ये था हमारा दी एंड हो गया ना। हाँ चलो, तो ये फाइनली लास्ट प्रश्न था। आशा है कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। कितनी प्यारी सी बात लिखी है कि जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं साथी, वक्त कभी नहीं आता, लौट कर सिर्फ यादें आती हैं। और ये बात भली भांति आप सीख जाओगे जब वक्त निकलेगा तब। इसीलिए जो लम्हा मिले ना, उसको जी भर के जीना चाहिए। कम से कम यादें तो होंगी हमारे पास। याद रखना दोस्तों, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो एकमात्र यादें ही एक सहारा होती हैं, जो हमें पल पल खुश करती रहती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से फिर, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही एंजॉय करते रहें। थैंक यू।